हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वन दरोगा के लिए हमारे कुछ क्लास 10th का इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है रिसोर्सेज ऑन डेवलपमेंट, जो जियोग्राफी का है और हमारे वन दरोगा में आ रहा है पक्के से। तो आज हम देखो, मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगा बिना टाइम वेस्ट कर। आप ये मत सोचो कि ये बाहर के हैं, ये इन्वॉल्व हैं, ठीक है। हर कोचिंग वाले आपको यही क्वेश्चन करा रहे हो, मैं आपको बहुत सारे कराऊंगा, बहुत सारे। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स। तो इनमें से कौन सा एक जैविक संसाधन है। रिसोर्स है ना, संसाधन पर जैविक है। तो देखो, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, लैंड। तो जो फॉरेस्ट होता है ना, वो हमारा बायोटिक होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में कौन रहता है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, जीव जंतु रहते हैं। तो फॉरेस्ट मतलब वन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो मतलब इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो आपको पता होगा जो नवीकरणीय संसाधन है वो है हमारे पास सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एलुवियल सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ। अब आपको याद रखना है एलुवियल सॉइल किसे बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपको याद रखना है कि जो चावल की खेती होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द ब्लैक सॉइल रीजन। तो काली मिट्टी वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी के क्षेत्र में रेगुर मिट्टी, रेगुर होता है, रेगुर। और वैसे ब्लैक सॉइल को हम रेगुर के नाम से ही जानते हैं। उसके क्या फंक्शन, मतलब उसकी स्पेशलिटी होती है कि मॉइस्चर को रिटेन करती है, मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है ब्लैक सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज, मतलब मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग कैसे होती है, पत्थर टूटते हैं और उनसे मिट्टी बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच रिसोर्स इज फाउंड इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी। तो कौन सा संसाधन सीमित मात्रा में है, सोलर एनर्जी, वाटर, कोल, फॉरेस्ट। तो हमें पता है जो कोयला है वो एक नॉन रिन्यूएबल है, और जल्दी से हम उसको क्या कर सकते हैं ना, बहुत जल्दी हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको कई लाखों साल लगता है। तो कोयला लिमिटेड है अभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो जो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो कपास मतलब कॉटन की खेती के लिए हमें चाहिए काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ठीक है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा रहता है और बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है उसमें कॉटन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेड सॉइल डेवलप्स ड्यू टू। तो लाल मिट्टी किससे बनती है। देखो, लाल मिट्टी में होता है आयरन, लोहे में, ठीक है। तो जो आयरन होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर आयरन के ऑक्सीडेशन से लाल कलर आ जाता है, इसलिए रेड सॉइल बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो इनमें से कौन सा मतलब मिट्टी के संरक्षण का तरीका है। ये हमारा वनों की कटाई, सीढ़ी खेती, अत्यधिक चराई या खनन। तो देखो, जो हमारा टेरेस फार्मिंग होता है ना, सीढ़ी खेती, तो ये हमारी क्या करता है, हमारी मिट्टी के बहाव को, देखो मिट्टी का जो कटाव होता है ना, उससे बचाता है, ठीक है। तो मिट्टी को ये कंजर्व करता है टेरेस फार्मिंग, आपको याद रखना है, ये हमारे पहाड़ों में होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसोर्सेज डैट हैव बीन सर्वेड एंड आर रेडी फॉर यूज़ आर कॉल्ड। तो जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है और वो उपयोग के लिए तैयार है, तो जो उपयोग के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम उन्हें बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब विकसित संसाधन। तो ये जो रिसोर्स होते हैं ये पूरे डेवलप हो जाते हैं और रेडी टू यूज़ होते हैं, हम इन्हें बिल्कुल उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच रिसोर्स इज ऑल्सो नोन एज गिफ्ट ऑफ नेचर। तो नेचर का गिफ्ट मतलब प्रकृति का उपहार कौन सा संसाधन है। तो ये है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यही हमारा प्रकृति का उपहार है, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिए हैं बिना इंसान की इंटरवेनेंस, मतलब हमारा कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं है, हमें नेचुरली मिले ही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिसोर्सेज अवेलेबल एवरीवेयर आर कॉल्ड। देखो, जो संसाधन हर जगह उपलब्ध होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, सर्वव्यापक संसाधन, ठीक है। तो सर्वव्यापक संसाधन जो हर जगह मिलते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है एयर, हवा, हवा हर जगह है, तो वो यूबिक्यूटस रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओवर इरीगेशन के लेड टू। ओवर इरीगेशन क्या होता है, अत्यधिक सिंचाई। तो अत्यधिक सिंचाई से क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है, वो समस्या होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, मतलब जल का भराव हो जाएगा और लवणता, ठीक है, लवणता। तो जो मिट्टी हो जाएगी वो सॉलिनिटी, मतलब उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, और वाटर लॉगिंग हो जाएगी, मतलब जल का भराव हो जाएगा, जल भर जाएगा ओवर इरीगेशन से, ज़्यादा खिंचाई से। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच रीजन इज़ नोन फॉर विंड ब्लोन सॉइल। तो कौन से क्षेत्र में पवन द्वारा उड़ाई गई मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा क्षेत्र है वो है हमारा वेस्टर्न राजस्थान, आपको याद रखना है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान, वहाँ एरिड कंडीशन होती है, वहाँ की आपने रेत देखी होगी ना, रेगिस्तान की रेत कैसी होती है, वहाँ बहुत तेज हवा चलती है, लू चलती है, वो मिट्टी उड़ती है, सैंडी सॉइल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंक्लूड। तो जो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किससे होता है। तो जिसमें ओनरशिप आ जाती है, मतलब मेरा है या इसका है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी, नेशनल, मतलब राष्ट्र का, इंडिविजुअल हो सकता है, किसी कम्युनिटी का हो सकता है, और इंटरनेशनल हो सकता है। तो ये हमारे होते हैं ओनरशिप के बेस पे रिसोर्स।
क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया। तो भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, मतलब सॉइल का इरोजन कर जाना, ठीक है, मृदा अपरदन। तो ये हो सकता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओवर ग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन, मतलब अत्यधिक चराई करा देना और वनों की कटाई से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वट विच इज़ नॉट अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्लासिफिकेशन नहीं बोल सकते रिसोर्सेज के ओरिजिन पे। तो मतलब संसाधनों के उत्पत्ति के आधार पर, मतलब संसाधन कहाँ से उनका ओरिजिन क्या है, उनकी उत्पत्ति का आधार क्या है, तो उस आधार पर हमने कौन सा वर्गीकरण नहीं है, जैविक, अजैविक, नवीकरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय होता है रिनोवेबल, नॉन रिनोवेबल। तो रिनोवेबल रेफर्स करता है रेट ऑफ रिप्लेसमेंट पे, मतलब रिनोवेबल होता है कि कितनी जल्दी कोई रिसोर्स हम दोबारा से उपयोग में ला सके, है ना। तो वो हमारा ओरिजिन पे नहीं है। ओरिजिन पे क्या होता है हमारा, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब हमें किससे मिलता है ना, लिविंग से या नॉन लिविंग से। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो जो डेक्कन प्लेट्यू आपने सुना होगा, है ना, डेक्कन प्लेट्यू कई सारी चट्टानों से मिलकर बहुत बड़ा पत्थर जैसा रीजन है उधर, ठीक है, तो वहाँ की बात हो रही है। तो जो ढक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है, यहाँ हमारी लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड सॉइल। तो रेड सॉइल बड़ी कॉमन होती है क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है। कहाँ मिलती है हमें, दक्षिणी में और हमें ईस्टर्न, पूर्वी में डेक्कन प्लेट्यू के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट टर्म इज़ यूज्ड फॉर अ रिसोर्स नोन, मतलब हमें रिसोर्स तो पता है बट नॉट यूजेबल ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा संसाधन जिसे तकनीकी की कमी के कारण उपयोग में नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं पर अभी हम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका उपयोग कर सके, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। जैसे दुकानों में स्टॉक होता है, मतलब सामान तो है और अभी उसे बेच नहीं रहे, तो स्टॉक में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल लैंड एरिया इज मेड अप ऑफ प्लेन्स। तो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानी है। तो मैदानी हमारा टोटल जो एरिया है इंडिया का, उसमें से टोटल कितना है जो हमारा प्लेन्स रीजन में आता है, वो हमारा 43%, ठीक है। हाँ, आपको याद रखना है। और प्लेन्स होते हैं ना, वो मेजर पार्ट है इंडिया के लैंडस्केप का, जो एग्रीकल्चर, कृषि को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो ये हमारा है कोल। कर तो सकते हैं पर कई लाखों साल लग जाएंगे, तो उतना इंसानी जीवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच रिसोर्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इट्स मोड ऑफ अकरेंस। तो मतलब संसाधन के रूप का आधार किस वर्गीकरण में लिया जाता है। तो मतलब जो रिसोर्स का क्लासिफिकेशन होता है किस मोड पे होता है, तो ये हमारा होता है बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन की गई हमने वो ये देखिए कि रिसोर्सेज क्या लिविंग के हैं या नॉन लिविंग के हैं, ठीक है, आपको याद रखना। अच्छा, अकरेंस पे है ना कि कहाँ से मिलता है, तो बायोटिक का बायोटिक था। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द फर्टिलिटी ऑफ एलुवियल सॉइल, मतलब जो जलोढ़ मिट्टी है ना, इसकी उपजाऊ या उर्वरता में किसका योगदान है। तो इसका योगदान किसका होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, रिच सिल्ट एंड न्यूट्रिएंट डिपॉजिट, मतलब लवण और पोषण तत्वों की भरमार है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल जो होती है वो हमारी कैसे बनी है, जब हमारी नदियाँ आई ना, नदियाँ रिवर सिल्ट, तो नदियाँ बही तो उसने वहाँ मिट्टी जमा करी और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, इसलिए वो उपजाऊ भी और ऐसे बनी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, मतलब मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है। कौन नहीं करता, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, पेरेंट रॉक या पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक सीमाएं, क्योंकि राजनीतिक सीमाएं एक अलग चीज़ है, और हमारा ऑर्गेनिज्म मतलब जीव क्या है, मूल चट्टान क्या है, हमारी जलवायु, ये सब करते हैं, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच रिसोर्स रिक्वायर्स द हाईएस्ट टेक्नोलॉजी फॉर इट्स एक्सट्रैक्शन, मतलब किस संसाधन के निष्कर्षण के लिए, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको यूज़ में लाने के लिए सबसे अधिक तकनीकी की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वो क्या होती है हमारी, ऑप्शन नंबर सी, ऑफशोर पेट्रोलियम, मतलब जो समुद्री पेट्रोलियम होता है उसमें, क्योंकि वो समुद्र में है और समुद्र से हमें पेट्रोलियम निकालना है। तो आप सोच रहे हो ना कितना टफ होगा, कितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। लैंड से निकालना और समुद्र से निकालना बहुत मेहनत, मतलब बहुत बड़ी बात है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। क्योंकि डीप सी में क्या होगा, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, हमें गहरे पानी में जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो टेक्नोलॉजी हाई चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, मतलब जल संसाधनों के संरक्षण के लिए आमतौर पर कौन सी विधि उपयोग की जाती है। ये हमारी की जाती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो वर्षा जल संचयन, मतलब जो बारिश होती है उसके पानी को हम बचाते हैं। तो ये क्या है हमारा, हम पानी को इससे बचाते हैं, मतलब हार्वेस्ट करते हैं, है ना, इसमें हम पानी को कलेक्ट करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, द टर्म रिसोर्स बेस रेफर्स टू, मतलब जो रिसोर्स बेस है उस शब्द का अर्थ क्या है, रिसोर्स का बेस। इसका आंसर होगा बी, टोटल रिसोर्स इन अ रीजन, मतलब किसी क्षेत्र के कुल संसाधन, किसी क्षेत्र में कितने संसाधन है, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं किसी एरिया में, ठीक है। सारे नेचुरल रिसोर्स किसी एरिया में, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स का बेस कितना है।
क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ नेचुरल रिसोर्स। तो निम्नलिखित में तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। हवा मतलब पवन, सौर ऊर्जा, कंप्यूटर या जल। तो सबको पता है कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर नेचुरली थोड़ी मिलता हमें, हम बनाते हैं इंसान। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है उसको सबसे अच्छे से कौन परिभाषित करता है, तो उसका हमारा को ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट डेट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। मतलब वर्तमान की जरूरतें पूरी करना बिना भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित किया। मतलब ऐसे नहीं कि सारा यूज कर लिया और भविष्य वाले नंगे बैठ गए, उनके लिए भी बचा के रखना है आपको, वो होगा सस्टेनेबल। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ अ रिसोर्स। तो संसाधन की गुणवत्ता का आकलन करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है, मतलब उसकी असेसिंग करने में उसकी क्वालिटी को, ठीक है। तो हम क्या होगा हमारा, बोथ क्वालिटी, आंसर नंबर सी है हमारा ना, ऑप्शन सी है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। तो गुणवत्ता और मात्रा दोनों, ये हमारे फैक्टर है जो किसी भी रिसोर्स की क्वालिटी को बताते हैं, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट करना है दोनों एक्सपेक्ट में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब विद्युत उत्पादन, बिजली में उपयोग होने वाला प्रमुख अनवीकरणीय संसाधन क्या है, जो नॉन रिन्यूएबल है, जो दोबारा से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। इनमें कौन होगा जो बिजली पैदा करता है सबसे ज़्यादा, हमारा कोयला, आपको याद रखना है। तो जो कोयला है ना, वो सबसे ज़्यादा फॉसिल, मतलब बहुत ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव है बिजली उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रिसोर्स डेवलपमेंट। तो संसाधन विकास को सीधे प्रभावित नहीं करने वाला कारक कौन सा है, जो डायरेक्टली प्रभाव नहीं डालता रिसोर्स के डेवलपमेंट में। तो ये हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं, इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। मार्केट डिमांड नहीं, बाजार की जो मांग है, इससे बाजार की मांग बढ़ेगी तो रिसोर्स का डेवलपमेंट फटाफट होगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें, आर्थिक नीतियाँ हो सकती है। और कल्चरेबल बिलीव्स, मतलब सांस्कृतिक विश्वास। तो देखो सांस्कृतिक विश्वास से हमारा रिसोर्स इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता ना। होता क्या है, वाइल इंपॉर्टेंट सोशली तो है, देखो सोशल समाज में तो है कल्चरल बिलीफ्स, पर डायरेक्टली ये डिटरमाइन नहीं कर सकते ना। तो आपको समझ आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग अ रिसोर्स पोटेंशियल। मतलब किस शब्द से संसाधन की संभाव्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब एक पोटेंशियल, हम रिसोर्स का पोटेंशियल किस शब्द से बता सकते हैं, तो वो होगा अप्रेजल। मतलब मूल्यांकन, मूल्यांकन शब्द है जो डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक वायबिलिटी किसी रिसोर्स की, इकोनॉमिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब संसाधन प्रबंधन का मुख्य पहलू निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब मेजर पहलू क्या है उनका, संसाधन प्रबंधन का, रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन एस्पेक्ट क्या है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंश्योरिंग इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल। मतलब समान और स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना, ठीक है। हाँ, सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या, बैलेंस करके रखना जो अभी प्रेजेंट में है और जो फ्यूचर में, भविष्य में, तो दोनों को मेंटेन करके चलना, आज की नीड के हिसाब से फ्यूचर के लिए कितना अवेलेबल रखना। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इज कंसिडर्ड अ सेकेंडरी रिसोर्स। तो इनमें से कौन सा द्वितीयक संसाधन माना जाता है, सेकेंडरी। रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर नहीं, प्रोसेस्ड मटेरियल लाइक स्टील, हाँ ये हमारा सेकेंडरी रिसोर्स है। सेकेंडरी रिसोर्स क्या होता है, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। प्राइमरी रिसोर्स जो रॉ मटेरियल होता है जो हमें डायरेक्ट मिला है, उससे तो हमने स्टील तो बनाया है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब अत्यधिक दोहन से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा फर्क किस पे पड़ता है, प्रभावित कौन होता है अत्यधिक दोहन करने से, तो ये होगा हमारा वन, फॉरेस्ट। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो पानी की, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इनका ज़्यादा, पर आप जंगलों को काट दोगे तो जंगलों को काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच प्रैक्टिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में कौन सी प्रथा सहायक है, कैसे बनाएंगे, हम करेंगे क्रॉप रोटेशन, ठीक है। मतलब रोटेटिंग क्रॉप से क्या होता है, मतलब एक बारी एक क्रॉप लगाना, दूसरी बारी दूसरी क्रॉप लगाना, अलग अलग चेंज करना, फसल अलग डिफरेंट डिफरेंट फसल को उगाओगे ना, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी उपजाऊ हो जाएगी, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं है, पानी, टिम्बर, आयरन और प्लास्टिक। तो आपको याद रखना है जो हमारा प्लास्टिक है वो हमारा मैन मेड है, नेचर से नहीं मिला। आयरन और ये नेचुरल है, टिम्बर नेचुरल है, लकड़ी काठ, वाटर नेचुरल है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच एक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए कौन सी गतिविधि आवश्यक है, कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन, भाई निरंतर दोहन करोगे आप क्या, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, ये अच्छी बात है। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, मतलब अव्यवसायित शहरीकरण करोगे, सीधे शहर में बदलोगे, कोई व्यवस्था ही नहीं है। इग्नोर करना रिसोर्स लिमिटेशन को, संसाधन सीमाओं की अनदेखी करोगे। तो इन सब से तो देखो आप प्रॉपर नेचुरल रिसोर्स को मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। बस ऑप्शन नंबर बी है सस्टेनेबल, हाँ मतलब स्थायी कटाई, मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना ताकि जो आपका रिसोर्स है वो भविष्य के लिए भी रहे।
क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब वेल डेवलप्ड मतलब अच्छी तरह विकसित संसाधन की विशेषता क्या है। उसकी विशेषता ये होगी कि फुली सर्वेड एंड रेडी फॉर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब पूर्ण सर्वेक्षित है ना, और उपयोग के लिए ये तैयार है। इसे हम बोलेंगे अच्छी तरह से विकसित संसाधन। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच फैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब मानव संसाधनों के विकास में, मतलब मानव संसाधनों को विकास करना है उसमें कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारा होगा शिक्षा और कौशल विकास, ठीक है, मतलब एजुकेशन और स्किल। जब आपका एजुकेशन होगी, आपके अंदर स्किल होगा, तो आप उस ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, उसे बना सकते हो, उसका डेवलप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कल्चरेबल रिसोर्स, मतलब इनमें से कौन सा सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है। कल्चरल रिसोर्स है ना, सांस्कृतिक, उसका क्या है, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, मतलब ऐतिहासिक स्मारक हो सकता है। वन नहीं, वन तो अभी भी है, तब भी थे। मिनरल्स, खनिज सही में, सोलर एनर्जी। तो कल्चरल क्या हमारा, ऐतिहासिक जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है वो। कल्चरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे आर्टिफैक्ट होते हैं, मॉन्यूमेंट होते हैं, हेरिटेज हमारी कुछ साइट होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द मेन चैलेंज इन मैनेजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो अनवीकरणीय संसाधनों के प्रबंधन में मुख्य चुनौती क्या है, क्या है सबसे बड़ा चैलेंज, क्या है। चैलेंज ये है कि दे आर फाइनाइट नेचर, ठीक है, फाइनाइट नेचर। भाई देखो अभी वो बन गए, जैसे कोयला बन गया, अब तो कई लाखों साल लगे बने, तो कम है, तो यही अभी चैलेंज है हमारे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि दे आर इनफाइट नेचर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सीमित है वो। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स, मतलब किस विधि से किसी संसाधन की आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण किया जाता है, मतलब क्या कौन सा वो मेथड है जिससे हम किसी रिसोर्स की फिजिबिलिटी, मतलब उसको यूज़ अच्छे से में ला सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक अप्रेजल, आर्थिक मूल्यांकन उसका करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, हम उसकी कॉस्ट को एनालाइज करेंगे, बेनिफिट देखेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, हमें कितना इससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डज द टर्म रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेफर टू, मतलब रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है उस शब्द का अर्थ क्या है, उस शब्द का अर्थ है क्वेश्चन नंबर बी, इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, तो जो उपलब्ध संसाधन है उनका प्रभावी उपयोग करना, इसे बोलेंगे रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, तो जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनका सबसे सही वर्णन निम्न में से कौन सा है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन इन्वेंशन एंड मशीनरी, तो जो मानवीय आविष्कार है और मशीनरी है, ये हमारा बेस्ट डिस्क्राइब करता है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को। तो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज इंक्लूड टूल्स एंड मशीन जो इंसानों द्वारा डेवलप है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, मतलब प्रभावी संसाधन आवंटन के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो ये है हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रायोरिटाइजिंग नीड्स बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस, है ना, मतलब इफेक्टिव रिसोर्स का एलोकेशन करना है ना हमें अच्छे से। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, महत्व के आधार पर आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। क्वेश्चन नंबर 48, विच स्टेटमेंट अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज ट्रू, मतलब नवीकरणीय संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही कथन है। तो ये क्या है हमारा जो रिन्यूएबल है, ऑप्शन नंबर ए, दे कैन बी एग्जॉस्टेड इफ ओवर यूज, अगर हम उन्हें अत्यधिक उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो सकते हैं, आपको याद रखना है ये भी, ठीक है। ये क्या है, सही है, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी अगर हम अनदेखा इस्तेमाल करने लग जाएंगे, सस्टेनेबल मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो वो भी एक बार ही खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पोटेंशियल रिसोर्स, तो पोटेंशियल मतलब निम्न में से कौन सा संभावित संसाधन का उदाहरण है। मिनरल्स डेट है फुली बीन सर्वेड एंड माइंड, अब देखो जिनको आप पूरा इस्तेमाल करके यूज़ कर रहे हो वो तो डेवलप्ड है। ऑप्शन बी, रिसोर्सेज आइडेंटिफाइड बट नॉट येट टेक्नोलॉजिकली एक्सप्लॉइटेबल, हाँ, तो ये हो सकता है क्योंकि जो ऐसे संसाधन जिन्हें पहचाना तो गया है पर तकनीकी रूप से अभी उपयोग में नहीं बना, पर हो बन सकते हैं, ये अभी इतनी हम पे टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये है हमारे पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। लास्ट है, द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स एम, मतलब संसाधनों के स्थायी प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या उद्देश्य हमारा सस्टेनेबल का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, एंश्योर लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी विदाउट इन्वायरमेंटल डिग्रेड, मतलब पर्यावरणीय हानि के बिना दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित, मतलब आपको पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाना है, अपना काम भी करना है और भविष्य के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना है। ये तो हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, आप इन्हें जरूर देखो मैंने 20 मिनट में टॉप 50 अच्छे क्वेश्चन कर दिया। आपका रिसोर्स डेवलपमेंट वाला चैप्टर यहाँ खत्म कर दिया जो हमारे वंदरकों में अच्छे से आ सकता है। अभी मैं एक दो वीडियोज़ और लाऊंगा हमारी रिसोर्सेज से रिलेटेड, मिनरल्स से रिलेटेड, तो उन्हें भी जरूर देखें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।